हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे भूगोल का पाठ 4 भारत की नदियाँ एवं अपवाह प्रणाली। हम जानते हैं कि नदियों का जो उद्गम होता है, उद्गम स्थल जो होता है वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से होता है या झरनों से या हिमनद जिसे हम इंग्लिश में ग्लेशियर भी कहते हैं। हिम का मतलब होता है बर्फ़ और नद का मतलब होता है नदी, तो बर्फ़ की नदी। तो यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। जब वर्षा होती है तो कुछ जल जो होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। अधिकांश जल पृथ्वी की सतह पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है, ऊपर बहते रहता है, और कुछ जल अंदर ज़मीन में चला जाता है। नदियाँ जो है वो धरातलीय ढाल के अनुसार ऊंचे और भूभाग के नीचे की ओर बहती है। प्रारंभ में जब नदी बहती है तो उसकी जो धारा होती है वो पतली होती है। जैसे जैसे उसमें और सहायक नदियाँ जुड़ती हैं वो उसकी जो चौड़ी होती जाती हैं और वो नदी चौड़ी हो जाती है। धरातल पर बहने के अतिरिक्त वर्षा का कुछ जो पानी होता है वो भूमि के अंदर अंदर रिसता पर बहता जाता है और वही भूमिगत जल स्रोतों के रूप में पृथ्वी की सतह पर फिर नजर आने लगता है। पर्वतीय स्थानों में अधिकतर नदियों का उद्गम होता है। जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है और जहाँ नदी का अंत होता है उसे कहा जाता है मुहाना। और उद्गम से मुहाने तक की जो नदी की अवस्था होती है, जो बहती है नदी जिस अवस्था में, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है युवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था। तो युवावस्था में जब नदी उद्गम क्षेत्र में मिलकर के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो उसका जो वेग होता है वो बहुत तीव्र या तेज होता है। जिसकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है और वो बहुत तेज गति से बहती है और वो जो अपने नीचे के जो तल रहता है उसका कटाव करती है और अगल बगल के मिट्टी को कम काटती है और वी आकार की घाटी का इसमें निर्माण होता है। और इससे घाटी क्या होती है, गहरी और सक्रिय होती जाती है। नदियाँ अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, चट्टानी टुकड़े और बालू ये सब अपने साथ बहा करके लेके आती है। और दूसरा है प्रौढ़ावस्था, है ना। प्रौढ़ावस्था में जब नदी पहाड़ी भाग को छोड़ करके जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब ढाल कम होने के कारण उसके जल की गति धीमी हो जाती है। इससे नदी में भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। नदी इस भाग में किनारों का कटाव अधिक और तली का कटाव कम हो जाता है, जिससे नदी घाटी चौड़ी हो जाती है और पानी की जो गति होती है वो कम हो जाने के कारण से जो वो अपने साथ बालू, बजरी, मिट्टी, चट्टान के टुकड़े वो सब जो ले करके आती है वो और निक्षेपित कर जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। मैदानी भाग में नदी कोमल चट्टान को आसानी से काट लेती है और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है। इस कारण से नदी मुड़ती हुई सर्पाकार आकृति में बहती है। ये देखिए, ये है सर्पाकार आकृति में नदी बह रही है। और मैदानी भाग में जब बाढ़ आती है तब नदी का जो जल है वो किनारों से ऊपर होकर के बहता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। यह पानी तटों से काफ़ी दूर फैल करके अवसाद का जमाव करता है और यह जो जमाव है वो बाढ़ का मैदान कहलाता है और ये मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तीसरा है वृद्धावस्था या निम्न भाग। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो नदी होती है उसकी गति जो होती है बहने की वो बहुत धीमी हो जाती है और समुद्र से मिलने के पहले नदी अपने साथ जितने भी अवसाद को लाती है वो जमा करने लगती है और निक्षेप के कारण, मतलब वो जब जमा करती है तो फिर नदी को आगे बहने में रुकावट आती है, अवरोध होता है। तो फिर क्या होता है, नदी कई भागों में अपना रास्ता बना लेती है, अपनी शाखाएं बना लेती है और आगे बढ़ती है। देखिए इस चित्र में हमको दिख रहा है नदियाँ कई धाराओं में बह रही है यहाँ पर। तो इस जमाव से त्रिकोण मैदान का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य यह है नदी में आने वाले जल प्रवाह से है जो भूमि की ढाल और धरातलीय संरचना पर निर्भर करता है।
किसी भी नदी में जहाँ जहाँ से भी पानी आकर के मिलता है, उसमें जितनी सहायक नदियाँ मिलती हैं, वो संपूर्ण क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं, और इस नदी में नौका परिवहन का भी कार्य किया जाता है। इसको भी हम 3 रूप में बांटते हैं अपवाह तंत्र को। पहला है वृक्षाकार, दूसरा है जालीनुमा, और तीसरा आयताकार, और चौथा केंद्रोन्मुखी। 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला हम देखेंगे वृक्षाकार। देखिए, ये वृक्ष की आकृति में इस तरह से नदियाँ बहती हैं। इस प्रकार की जो प्रवाह प्रणाली होती है वो ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ के धरातल की चट्टान में एक समरूपता मिलती है। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, महानदी और गोदावरी का प्रवाह तंत्र। तो देखिए, ये इस तरह से नदी बहती है। दूसरा है जालीनुमा। यह प्रतिरूप कठोर और कोमल चट्टानों के संरचना वाले अलग अलग संरचना वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, और इसमें सभी धाराएं धरातलीय धार का अनुकरण करती हैं। नदियाँ एक जाल का निर्माण करती हैं और समकोण पर काटती हैं। सहायक नदियाँ भी समानांतर पर बहती हैं। तो इस तरह से ये जाल जैसे जालीनुमा आकृति बन जाती है इनके बहने से। फिर है आयताकार प्रतिरूप। यह प्रतिरूप आयताकार संधियों और भ्रंशों वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। मुख्य नदी में सहायक नदियों की शाखाएं और उप शाखाएं समकोण पर मिलती है, और भारत में इस प्रकार का समुद्र नदियों का प्रवाह जो होता है वो कम मिलता है, लेकिन ये नॉर्वे के समुद्री तटों पर ऐसा प्रतिरूप हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चौथा देखेंगे केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रतिरूप। ये देखिए, इस तरह से केंद्रोन्मुखी ये केंद्र है और इससे सब नदियाँ आकर के मिली हैं। जिस क्षेत्र में नदियाँ चारों ओर से आकर के एक केंद्र की तरफ मिलती है वहाँ केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप दिखाई देता है। देखिए, इस तरह से, और राजस्थान की सांबर झील इसका उदाहरण है।